नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर विद्या नायर है। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल में सांस रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। पोस्ट कोविड जो फेज़ रहता है उसमें हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। नॉर्मली जब पेशेंट्स को हम क्वारंटाइन एडवाइस करते हैं, चाहे वो माइल्ड पेशेंट्स हो जो जिनको होम आइसोलेशन में हो, चाहे वो पेशेंट्स हो जिनका निमोनिया या ऑक्सीजन की कमी रही हो, जो हॉस्पिटल में भर्ती रहने के बाद हम जब डिस्चार्ज करते हैं तो घर पे बहुत जो सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो पोस्ट कोविड फेज़ होता है इसमें बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अब रिसर्च ये बताती है कि जिन मरीज़ों को केवल माइल्ड सिम्टम्स रहे हैं, जो केवल होम आइसोलेशन और ओरल टैबलेट मेडिसिन पे ही ठीक हुए हैं, जिनको कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं रही है, उनमें पोस्ट कोरोना मतलब पोस्ट इन्फेक्शन के बाद में जो कॉम्प्लिकेशन रेट होता है वो काफ़ी कम होता है। 10 to 30% से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, और उन कॉम्प्लिकेशंस में भी बहुत ज़्यादा माइनर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कि हल्का बुखार रहना, 99-100 बुखार रहना, जोड़ों में दर्द रहना, शरीर में कमज़ोरी आना, कुछ टाइम तक गले में खराश महसूस करना या खांसी होना, थोड़ा बहुत चलने पे या कुछ एक्टिविटी करने पे सांस भारी लगना या सांस फूलना, ये सब जो है कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स या कॉमन सिम्टम्स हैं जो कोरोना पीड़ित मरीज़ों को ट्रीटमेंट के बाद भी देखा जाता है। तो इससे घबराना नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियां घर पे हमें बरतनी चाहिए। वैसे जो पेशेंट्स डिस्चार्ज होके जाते हैं, जिनको निमोनिया पीड़ित होता है, कोरोना का जो जिनको निमोनिया होता है या जिनको ऑक्सीजन की कमी हुई होती है, उन पेशेंट्स में हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये काफ़ी वल्नरेबल ग्रुप होता है। इसका मतलब है इनमें इम्यूनिटी की जो क्षमता है वो कम होती है, इसलिए कॉम्प्लिकेशन रेट भी ज़्यादा रहता है। 80% लोग जो कोविड से ठीक होने के बाद जो घर जाते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं, जो कि कुछ % लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं, और मेजॉरिटी जो है वो घर पे सपोर्टिव ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाते हैं। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं या क्या चीज़ें आपको ध्यान देना होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट, जो निमोनिया वाले ग्रस्त पेशेंट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ऑक्सीजन लेवल हमेशा 95 एंड अबव टारगेट करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को हम ऑक्सीजन पे भी डिस्चार्ज करने की ज़रूरत रहती है, तो वो ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन जो है सपोर्ट पूरी तरह से चलना चाहिए। दूसरी चीज़, इन पेशेंट्स में ज़्यादा तेज़ की खांसी या ज़्यादा तेज़ की ब्रेथलेसनेस या सांस फूलना रहता है, तो इन पेशेंट्स में ऑक्सीजन लेवल्स और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर ये घर पे मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। दूसरे जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि हार्ट के ऊपर ज़ोर पड़ना या हार्ट अटैक आना, हार्ट की फंक्शनिंग कैपेसिटी कम होना, या फिर ब्लड के अंदर क्लॉट बनना और वो जाकर के लंग्स या हार्ट में अटैक करना, ये सब चीज़ें देखी गई हैं जिसके लिए हमें ख़ास ध्यान रखना होता है। तो उसकी कुछ ब्लड थिनर दवाइयाँ भी लंबे टाइम तक इन पेशेंट्स की को ज़रूरत होती है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इसके ये हमें ध्यान देना है कि जो कोविड के मरीज़ होते हैं, जो निमोनिया से जिनको निमोनिया भी होता है, तो उनमें जब निमोनिया ठीक होता है, जब वो हील होते हैं, जब वो नॉन इन्फेक्टिव फेज़ में जाते हैं, तो वो जो हीलिंग होती है वो लंग्स में कोई स्कार टिश्यू छोड़ के जाती है, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म्स में फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो लंग्स की फाइब्रोसिस एक बहुत कॉमन फाइंडिंग देखी जाती है। तो काफ़ी मरीज़ों को इससे कोई फंक्शनल कैपेसिटी में प्रॉब्लम नहीं होती, ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन रहते हैं, तो उनमें कॉम्प्लिकेशन रेट कम रहता है। पर कुछ प्रतिशत लोगों में लंग्स की फंक्शनिंग कैपेसिटी कम होने के वजह से इनको दिक्कतें काफ़ी लंबे टाइम तक रह सकती हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस होने की जो ड्यूरेशन है, जब इन्फेक्शन ख़त्म होने के बाद, तो कम से कम वो 2 to 3 वीक्स एंड समटाइम्स कुछ पेशेंट्स में 4 to 6 वीक्स तक भी देखी जाती हैं, डिपेंडिंग कि उस पेशेंट को कितने सिवियर सिम्टम्स थे टू बिगिन विथ। तो घर पे आपने क्या क्या ध्यान देना है? तो मैं पहले सिवियर कैटेगरी के बारे में बात करूंगी, जिनको निमोनिया हुआ है या जिनको ऑक्सीजन की कमी है। तो जैसे मैंने पहले बताया, ऑक्सीजन लेवल्स मॉनिटर होने चाहिए, 95 अबाउ टारगेट रखना चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्ट के द्वारा हो या अदरवाइज हो। दूसरा, ब्लड प्रेशर और जो आपका हार्ट रेट है उसकी मॉनिटरिंग भी ज़रूरत है कि हार्ट रेट आपका नॉर्मल रेंज में रह रहा है, यानी बहुत कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ब्लड प्रेशर का रेंज जो है लेवल होना चाहिए।
जो मरीज़ ऑलरेडी ब्लड प्रेशर, शुगर या हार्ट की दवाइयाँ ले रहे हैं या थायराइड की दवा ले रहे हैं, उनको बीच में दवाई छोड़नी नहीं चाहिए, वो दवाइयाँ रेगुलर लेनी चाहिए बाकी निमोनिया की दवा के अलावा। तीसरी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने न्यूट्रिशन, जो पोषण का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब पेशेंट इतने सिवियर इन्फेक्शन से निकलते हैं तो बॉडी में बीमारी से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, जिसको हम इम्यूनिटी लेवल्स लो कहते हैं। तो इम्यूनिटी लेवल्स में बॉडी को जनरेट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि बॉडी में न्यूट्रिशन जाए, पोषण जाए। तो हेल्दी बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, प्रोटीन इंटेक को बढ़ा के रखना है। वेजिटेरियन है तो पनीर और सोयाबीन और दालें, पल्सेस, ये सब आपके डाइट में होनी चाहिए। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड लेते हैं तो एग वाइट या नॉन वेज फूड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, पानी बहुत सारा पीना है, बॉडी में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, सॉल्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, नॉर्मल फ्लूइड्स जो हैं वो अच्छे से बॉडी को कम से कम 5 लीटर्स ऑफ फ्लूइड जो है पर डे पेशेंट को लेना चाहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, अगर पेशेंट को फीवर आता है, बुखार आता है, 99-100 तक नॉर्मल होता है, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल पैरासीटामोल की गोली से वो रिलीफ मिल जाता है। अगर 100 से ऊपर 101, 102 बुखार आता है या खांसी में बलगम आने लगे, पीला बलगम आने लगे या बलगम में ब्लड आने लगे, तो ये सब 2 कॉम्प्लिकेशंस की तरफ इशारा करती हैं। तो इसमें तुरंत ही आपको अपने डॉक्टर के पास दोबारा ला करके दिखाना होता है। इसको लाइटली मान करके इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जब पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं तो उसके बाद फॉलोअप अपने डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर पैरों में सूजन ज़्यादा आने लगे या छाती में भारीपन महसूस होने लगे तो ये भी एक सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ इशारा करती हैं। तो इसके लिए भी आपको सतर्क रहना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ ब्लड टेस्ट भी हम एडवाइस करते हैं जस्ट प्रिकॉशनरी आफ्टर डिस्चार्ज या आफ्टर जो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है हफ्ते 10 दिन के बाद में। कुछ नॉर्मल बॉडी के पैरामीटर्स में प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी फंक्शंस, लिवर फंक्शंस, हीमोग्लोबिन लेवल्स और एक CRP वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ये देखने के लिए कि बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहा। अब बहुत सारे पेशेंट्स इसमें एक्सरे और बाकी टेस्ट भी अननेसेसरी करते हैं, लेकिन नॉर्मली एक्सरे बार बार करना एडवाइजेबल नहीं होता है। काफ़ी मरीज़ों का ये भी सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब अभी आपने कहा कि निमोनिया है, तो निमोनिया कितना % ठीक हो गया है, एक्सरे में कब तक सुधार आएगा। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं आपको समझनी पड़ेंगी कि एक्सरे में सुधार आने में बहुत लंबा वक्त लगता है, लेकिन जब तक ऑक्सीजन लेवल्स मेंटेन है, बाकी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रही हैं, तो हम इसको नॉर्मल रिकवरी ही मान के चलते हैं। तो बार बार एक्सरे करने की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि आपके डॉक्टर आपको एडवाइज़ ना करें कोई सिम्टम्स या कोई ब्लड पैरामीटर्स में दिक्कत होती है तो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए और लंग्स की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए और लंग्स की फंक्शनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वो ये है कि लंग्स की एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। और आजकल हम पेशेंट्स को स्पायरोमीटर डिवाइस भी देते हैं जिसमें डिफरेंट कलर के बॉल्स होते हैं और डिफरेंट कैपेसिटी में होता है। तो जब पेशेंट ब्रीद इन करता है और ब्रीद आउट करता है तो उससे धीरे धीरे लंग्स की एंड्योरेंस और फंक्शनिंग कैपेसिटी इम्प्रूव होती है। तीसरी चीज़, घर पे जो पेशेंट्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं तो उनको थोड़ा सा डेली माइल्ड मिनिमल एक्टिविटीज़ करना शुरू करना चाहिए। जैसे कमरे में अगर आइसोलेटेड भी हैं तो कमरे में वॉक करें, या आइसोलेटेड नहीं है तो घर के बाहर थोड़ी सी वॉकिंग शुरू करें, माइल्ड मिनिमल एक्सरसाइजेस शुरू करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। कुछ पेशेंट्स को जो काफ़ी बीमार रह के डिस्चार्ज होते हैं, जिनको लंग्स की बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है या सुगड़न होती है, उनमें आगे चल के हफ्ते 10 दिन बाद हम लंग्स की रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी स्टार्ट करते हैं जो हमारे हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, जिसमें लंग्स स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज और टेक्निक सिखाए जाते हैं जिससे लंग्स की फंक्शनिंग कैपेसिटी को भी इम्प्रूव किया जाता है। आजकल ऑल ओवर दी वर्ल्ड अमेरिकन थोरेसिक सोसाइटी और ब्रिटिश थोरेसिक सोसाइटी और हमारी गाइडलाइंस भी ये रिकमेंड करती है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोविड लंग फाइब्रोसिस में हीलिंग में जो मदद मिलती है वो ये है कि न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, ऑक्सीजन वाले मरीज़ों को ऑक्सीजन कंटिन्यू चले और आपका लंग्स की एक्सरसाइजेस पूरी तरह से आप स्टार्ट करें। तो इन 3 चीज़ों का जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
एक और चीज़ मैं इसके ऊपर स्ट्रेस करना चाहूँगी, वो ये है कि कुछ दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं जो कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, तो जैसे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है आप उसको फॉलो करिए, अपने से दवाइयाँ कम ज़्यादा ना करें, और एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन बहुत ज़्यादा किसी के कहने पे ना स्टार्ट करें। तो ये अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत जल्दी रिकवरी के चांसेस रहते हैं, बट स्टिल अगर आप मान के चलें तो मिनिमम 2 to 3 वीक्स पोस्ट कोविड आपको सारी सावधानियां रखनी चाहिए। यही पीरियड होता है जिसमें मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट में रहें और रिव्यूज़ लेते रहें। इन सब चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास हमारा होम केयर डिवीज़न भी है, जिसमें आप एनी टाइम यू कैन टेक हेल्प, तो हॉस्पिटल हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल रहती है। थैंक यू वेरी मच।